सवाल है कि बिहार रेजिमेंट के 20 सैनिक शहीद हुए और अभी तक देश के प्रधानमंत्री चुप हैं कि कितनी कैजुअलिटी, कितने हताहत हुए हैं, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। 72 घंटा उनका ना कोई ट्वीट आया, ना ही उन्होंने देश को कुछ बताया। 72 घंटे के बाद एक देश की एजेंसी ने ट्वीट किया कि 20 लोग सैनिक हताहत हो गए। मारते मारते मरे सैनिक तो लड़ते लड़ते ही मरता है। लेकिन आप कहाँ सोए हुए थे? आप चुप क्यों थे? आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? PP 14, 15, 16, 17, 18 पर चीन के सैनिक ने कब्जा कर लिया। 60,000 वर्ग मीटर भारत के भीतर आकर के चीन की सैनिक ने अपना पूरा साम्राज्य बना लिया। और हम चुपचाप मौन बैठे हुए। जो सरकार के पहले RSS और BJP कहती थी कि हम भारत की जमीन को किसी भी परिस्थिति में चीन को बाजार बनने नहीं दें, लेकिन 6 साल के अंदर 200 कंपनियों के साथ चीन का शेयर हुआ, जिसमें 90%, 34%, 65%, लगभग हिंदुस्तान में जितनी कंपनियां हैं सब में चीन का शेयर, चाहे वो 12,000 का शेयर हो, चाहे 36,000 का शेयर हो, चाहे 34,000 का शेयर। रक्षा विशेषज्ञ शुक्ला ने साफ शब्दों में कहा कि हमारी खुफिया एजेंसी बिल्कुल फेल कर चुकी है और चीन लगातार नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान, चारों तरफ से सभी देशों में और जलपोत के साथ साथ ताइवान के खाड़ियों में पूरी चीन की सैनिक अपना कैंप बना चुकी है। पहली बार दुनिया में नेपाल ने भारत में ढुक करके गोली चला और देश के प्रधानमंत्री चुप रहे। बांग्लादेश ने आंख दिखाया, देश के प्रधानमंत्री चुप रहे। चीन ने साफ शब्दों में शुरू से कह रहा है कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं और हम चीन पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे। क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगा? क्या चीन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या कैंसिल होंगे? चीन के एडवर्टाइजमेंट में क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी भूमिका है। अमिताभ बच्चन के KBC की एडवर्टाइजमेंट कर रही है और लगभग हीरो चीन की कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। क्या उस पर बैन लगेगी या पप्पू यादव को इन्हें रोकना होगा? चीन के सारे चाइनीज आइटम, वीवो जितना आइटम है, क्या आप उस पर बैन करेंगे? मैं अपील करता हूं भारत के लोगों से, चाइनीज कोई भी सामान आप खरीदना बंद करें और अपील करता हूं भारत के दुकानदारों से कि चाइनीज सामान बेचना अब बंद करें। जितना आपने बेच दिया वो काफी है। अभी तक मेरा इसमें 2-3 सवाल हैं कि कौन वो लोग हैं 10 दलाल भारत में जो चाइनीज सामान और चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर को भारत के सरजमीन पर पुरजोर बधाई मदद कर रही है। और RSS, BJP और वर्तमान सरकार पूरी तरह चाइनीज के सपोर्ट में खड़ी है। जो वर्तमान सरकार है वो चाइनीज कंपनियों के साथ उनके कुछ मुट्ठी भर दलालों का
जो सियासत और वोट में सबसे ज्यादा इंटरफेयर करता है, उनकी पूरी भूमिका है। इसीलिए केंद्र की सरकार चाइनीज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ नहीं है। केंद्र की सरकार किसी भी चाइनीज आइटम को बंद करने के खिलाफ नहीं है, जिसकी लड़ाई जन अधिकार पार्टी ने पटना से छेड़ा है। मैंने उनके सारे एडवर्टाइजमेंट कंपनी को आगाह कर दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर यदि आप एडवर्टाइजमेंट कंपनी की सारी बोर्ड आप कैंसिल नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट कंपनी उसकी वीवो का से लेकर के सारे को कैंसिल आप नहीं करते हैं, तो मैं एक भी जो भी बोर्ड है एडवर्टाइजमेंट कंपनी की, उसको हम कंप्लीट रूप से काला चूना से पोतेंगे और उसके खिलाफ सख्त लड़ाई। अगले बार सरकार ने पुलवामा की घटना में 1 भी रुपया आज तक किसी भी मृतक को नहीं दिया। मेरा ये बार बार चैलेंज हुआ सरकार को कि अगले बार पुलवामा की घटना हुई तो आपने मृतक को कुछ नहीं दिया, न नौकरी दी। फिर आप इस बार बिहार रेजिमेंट के 6 जवान बिहार के मारे गए हैं और 20 भारत में। मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार, आप घोषणा करने के बाद एक तो आप पहले दिन गए नहीं, 96 दिन आप निकले नहीं, और जब निकले तो घोषणा किया मैं 2 सप्ताह के अंदर प्रत्येक परिवारों को 25 लाख रुपया और 3 महीना के अंदर परिवार को नौकरी की मांग करता हूं। इस बार आप जरा भी ट्वीट का खेल और झूठ का खेल खेले तो इसका अंजाम परिणाम बहुत बुरा होगा। इसलिए डिमांड है जन अधिकार पार्टी की ओर से 6 बिहार के रेजिमेंट का 1-1 लाख रुपया हम लोगों ने उसको 3 सैनिक को दे चुके और जगह हम लोग जा रहे हैं। कल सुबह हमें आ रहा जाता। दूसरा, मुख्यमंत्री से मेरा 2 आग्रह। 96 दिनों के बाद आपको नींद खुली पटना के संप हाउस को देखने के लिए। मैं लगातार पटना के संप हाउस के पास जाकर कंकरबाग, कुम्हड़ार, गर्दनी बाग जाकर आपको चेताया था कि आखिर आप 1 साल से कहां थे, 1 साल से आपकी पदाधिकारी कहां थी। जो भी कंपनी वहां काम कर रही है, L&T और स्टाफ, उसमें सारे लगभग सरकार के रिश्तेदारों की भूमिका सबसे बड़ी है। अगले साल ही आपने किसी छोटे कर्मचारियों पर आपने छोटी कार्रवाई कर दी और उसके बाद बड़ी मछली को छोड़ दिया और मंत्री पर और खुद पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर 1 साल जब हो गए, फिर नए पैसे आप आवंटन किए, तो 15 दिन पहले किस बात का टेंडर आपने किया? करोड़ों रुपए का टेंडर आखिर 15 दिन पहले क्यों? जब बारिश मानसून गिर रहा था और तय था कि अब मानसून आना है, तो फिर ये टेंडर किस बात के? चुनाव लड़ने के लिए। और कल के रात के बारिश से पूरा का पूरा पटना जलमग्न हो गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, रविशंकर भी कल उतरे थे, क्या इन सरकार को 1 मिनट भी रहने का राइट है? अब लगातार पटना को पेरिस बनाने की बात करने वाला 15 सालों से डब्बा और कबाड़ खाना भी नहीं बना पाया, और दूसरी बार मात्र आधे दिनों तक, आधे रात तक पानी पड़ने के बाद पूरा पटना नर्क हो गया, और 96 दिनों के बाद मुख्यमंत्री अपने घर से कोरोना वायरस 26 मार्च के बाद पहली बार वो घर से निकले। तो क्या ये जवाब देंगे कि मानसून में पटना इस बार नर्क और नर्क, अगले से बुरी स्थिति नहीं होगी, और होगी तो ये राजनीति से संन्यास लेंगे? क्या रविशंकर इस्तीफा देंगे? क्या वहां के सांसद दूसरे इस्तीफा देंगे? और बिहार सरकार की पूरी मंत्रिमंडल इस्तीफा देगी? सुरेश शर्मा ने आज कह दिया कोरोना वायरस के चलते पानी जलमग्न लग गया। जब चिमकी बुखार होती है तो गर्मी और लीची सहारा हो जाता है। जब बाढ़ आता है बिहार में तो नेपाल में पानी का बहाना बन जाता है। जब डेंगू होता है तो ठंडा कह देता है कि ठंडा था इसलिए डेंगू हो गया, गर्मी आएगा तो ठीक हो जाएगा।
और इस बार जब पानी आई तो कह दिया आज सुरेश शर्मा ने कि कोरोना वायरस के कारण जलमग्न हो गया, नहीं तो इस बार पानी नहीं रुकता। तो ऐसे मंत्री को आप बर्खास्त कीजिए, अन्यथा रिजाइन हर परिस्थिति। तीसरा, मुख्यमंत्री जी अभी तक सुशांत सिंह के मामले में चुप है। मैं लगातार बोल रहा हूं कि सुशांत सिंह की मौत मारी गई है, आत्महत्या नहीं हुआ है। लगातार उस शुरू दिन जब उनके पिता ने मुझसे आंख से आंसू बहा के जब हम उन्हें उठा रहे थे और उनके पूरे परिजन, मामा से लेकर सब लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जी इस सवाल को आप छोड़िएगा नहीं प्लीज। और जब हमने बम्बई और सारे जगह बातचीत की तो हमें लगा कि इस लड़ाई को लड़नी चाहिए। और अभी तक केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने एक बार सुशांत सिंह की हत्या पर महाराष्ट्र की सरकार से बात नहीं की और न ही हमने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा है। मैं चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो गोनी बाबा जिसने बेशर्म की बेइंतहा पार कर दी, कोरोना वायरस में घर में सोए रहे, 37 दिनों तक उन्होंने जुबान नहीं खोली। ट्वीट किया तो बोला अभी मैं सोशल डिस्टेंस के कारण छात्र को नहीं ला सकता हूं। 41 दिनों के बाद सुशील मोदी कहता है भगोरे आदमी कि मेरे पास संसाधन नहीं है। जब 2,87,00,000 रुपया हम और हमारे दोस्तों ने रेलवे का पैसा जमा किया डीआरएम के पास, तो फिर इनके पदाधिकारी अमृत प्रत्यय का चिट्ठी जाता है कि अभी 7 दिन आप ट्रेन नहीं छोड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इंटरफेयर के बाद 4 दिनों के बाद ट्रेन चलती है कोटा से, तब हमारे बच्चे पहुंच पाते। 1 रुपया भी बिहार सरकार ने नहीं दिया, 1 रुपया। उसके बाद फिर लड़ाई जारी हुई बस को लेके। 482 बस दिल्ली से हमने 31 अप्रैल से शुरू की। बिहार सरकार का 1 रुपया नहीं मिला। अंत में ट्रेन की लड़ाई लड़ी तो अरविंद केजरीवाल ने 15% रुपया दिया। बिहार सरकार अभी तक एक भी मजदूर और आए हुए प्रशिक्षित यूथ जिसकी रोजगार छूट गई, 7,000 रुपया उसके अकाउंट में नहीं डाला। मनरेगा पर 3 महीना देने की बात थी, उसको नहीं डाला। 1 कनमा दाल नहीं डाला। क्वारंटाइन का 500 रुपया नहीं मिला, क्वारंटाइन बंद हो गई। एक सीओ 2-2 करोड़ रुपया कमाया, पूरी क्वारंटाइन से अरबों रुपया सरकार के खाते में गई। तो बिहार सरकार जो पूरी की पूरी लॉकडाउन में फेल है, जांच की प्रक्रिया पूरी तरह से दुनिया में सबसे कम है। अगस्त महामारी में बिहार नंबर 1 होगा, जून जुलाई और अगस्त। और बिहार सरकार जांच के मामले में बिल्कुल फेल कर चुकी है। मेरा अंतिम यही कहना है कि क्या सरकार अविलंब सुशांत सिंह की सीबीआई जांच के लिए चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को लिखेगी? क्या कोरोना वायरस से प्रभावित केसेस की जांच प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी और मजदूरों के अकाउंट में 7,000 रुपया और 1-2 किलो दाल और लगभग 3 महीने का राशन क्या आप अविलंब देंगे? लगातार जन अधिकार पार्टी की लड़ाई इन सवालों को लेकर, पटना में सरकार की जिम्मेदारी थी खाना देने की, यह जिम्मेदारी भी जन अधिकार पार्टी को ही निभानी पड़ी। जितनी ट्रेन और बसें आई, सबके ट्रेन और बसों में खाना, प्रत्येक दिन 4,000 से 6,000 खाना जन अधिकार पार्टी के द्वारा बस स्टैंड और ट्रेन जो भूखे आते हैं उनको दिया जाता है। और लगभग हर जिले में जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वहां बस भेज करके उन गरीब आदमी को उनके जिले में पहुंचाया जाता है। जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी पप्पू यादव को निभाना पड़ा। तो इसलिए सरकार कंप्लीट रूप से जब पटना की राजधानी दूसरी बार नर्क बना दिया और 2 किलोमीटर में मुख्यमंत्री और ½ किलोमीटर से भी कम में डिप्टी सीएम रहने के बाद यदि इस बार पटना डूबती है तो इस पदाधिकारी और सरकार को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। कुछ पूछना तो पूछना। उधर से पाकिस्तान और ये जो
केंद्र सरकार है। 2020 भारत के 130 करोड़ लोगों को देश की सरकार ने उसकी इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया। 0.8% हमारी भारत की जीडीपी है, जिसको देश का प्रधानमंत्री खुद स्वीकार किया है। लॉकडाउन का प्रावधान ही प्रधानमंत्री का बिल्कुल गलत था। उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। नोटबंदी के बाद जीएसटी के बाद कई ऐसी चीजें जिनके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह दुनिया में समाप्त हो चुकी। 18 करोड़ यूथ बेरोजगार हो चुके, लगभग 5 करोड़ 82 लाख मजदूरों के घर में खाना नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि लगभग 3-4 रियल एस्टेट, होटल लाइन, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं जो इकोनॉमिकल कंप्लीट कोलैप्स कर चुका है। होटल लाइन को उठने की हिम्मत नहीं है। भारत के जेब में परचेजिंग पावर की क्षमता खत्म हो गई। उत्पादन नहीं के बराबर है। फैक्ट्रियां लगभग बंद की ओर है, क्योंकि बाजार को उत्पादन की आवश्यकता नहीं है। लगातार भारत कोलैप्स करती चली गई। सरकार मस्त रह गए। मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में, बनाने में सरकार मस्त रह गई। ट्रंप को 300 करोड़ रुपया खर्च करके लाने में सरकार मस्त रह गई। 15 लाख लोगों को बाहर से लाकर बिना किसी जांच के शहर भेज देने में भारत के 85% लोगों की गहरी चिंता सरकार के पास नहीं थी। उन्होंने 85% लोगों को आत्महत्या करने पर केंद्र और राज्य की सरकार ने मजबूर किया। लगातार मौत के सौदागर बनके, मोदी है तो मुमकिन है, एक दिन का ट्रेन 9 दिन 12 दिन में पहुंचा, जिसमें आधा मौत हो रही थी, आधा क्वारंटाइन में मौत हो रहा था। दूसरी तरफ भूख से 650 से ऊपर लोग मरे, ट्रेन में 140 लोग मरे, क्वारंटाइन के बिहार में सिर्फ 49 लोग मरे। तो जो स्थिति है पूरी भारत की, एक तरफ चाइना, एक तरफ कोरोना वायरस, पॉजिटिव चीज बढ़ती जा रही है। हालात वुहान से ज्यादा खतरनाक है। जांच की प्रक्रिया भारत में लगभग नहीं के बराबर है। आप हालात को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जिस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल शून्य पर हो जाए, रोजगार लगभग शून्य पर चला जाए, लघु और कुटीर उद्योग को पैकेज देने के बावजूद भी कोई तरक्की न हो, और उसके बाद किसानों को सूद देने की बात करें, हम पैकेज देने की बात ना करें। मजदूरों के अकाउंट में अर्थशास्त्रियों ने लगभग 7,000 रुपया देने की बात कही, लेकिन 1 रुपया नहीं डाला गया। एजुकेशन कोलैप्स कर गया। तो जो परिस्थिति है 2020, भारत की 130 करोड़ जो जनता है, भगवान उनकी जिंदगी हराम कर दी गई। और आप समझ लीजिए कि भारत के पास अब इकोनॉमिकल आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं।